वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। देखिए दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत की बुक लेकर के आया हूँ और उसका पहला अध्याय लेकर के आया हूँ जिसका नाम है संवैधानिक विकास। आप लोगों को एक चीज़ पहले ही बता देता हूँ दोस्तों, एम लक्ष्मीकांत जी की बुक में से इंडियन पॉलिटी में से आपके 70 से 80% प्रश्न यूपीएससी में पूछे जाते हैं। यानी कि यूपीएससी में एम लक्ष्मीकांत की बुक में से 70 से 80% प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपके लिए यूपीएससी प्री के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। इस बुक को अच्छे से अध्ययन करना आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एम लक्ष्मीकांत की, ये इंडियन पॉलिटी के लिए है। ओके दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, जिससे लोगों तक कंटेंट पहुंच सके, हिंदी माध्यम के स्टूडेंटों तक ये कंटेंट पहुंच सके। तो दोस्तों देखिए, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था चैप्टर पहला है जिसका नाम है संवैधानिक विकास, यानी कि हमारे संविधान का किस तरीके से विकास हुआ था। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वैकल्पिक प्रश्न के माध्यम से हम आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे हर चैप्टर को। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर पहला। देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार किसने दिया था? जहांगीर ने, महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने, औरंगजेब ने, निम्न में से कोई नहीं। तो दोस्तों, महारानी एलिजाबेथ ने सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार दिया था। उसके बाद दोस्तों, भारत में इन लोगों ने परमिशन बादशाह जहांगीर से ली थी। देखिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ देखिए, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आए, व्यापार करने आए थे दोस्तों। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। ओके दोस्तों, कंपनी जिसके कार्य अभी तक सिर्फ व्यापारिक कार्यों तक ही सीमित थे। 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी उन लोगों को मिल गई, अर्थात राजस्व और दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए इन लोगों ने। ओके दोस्तों, और देखिए इसके तहत भारत में उनके क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। देखिए इन्होंने जो बंगाल की दीवानी प्राप्त की थी वो तो आपके जो बंगाल में व्यापार करने की परमिशन इन्होंने औरंगजेब से ही प्राप्त कर ली थी, और कर न देने की परमिशन भी इन्हें वहां से औरंगजेब से ही प्राप्त हुई थी। और देखिए ये सारी हिस्ट्री में आप लोगों को अपने पिछले अध्याय में बता चुका हूँ एनसीईआरटी के में। ओके दोस्तों, अब देखिए 1858 में सिपाही विद्रोह हुआ। उसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश ताज यानी कि ब्रिटेन की जो महारानी हुआ करती थी, जो शासक वर्ग हुआ करते थे, ने भारत के शासन का उत्तरदायित्व प्रत्यक्ष से अपने हाथों में ले लिया था। उससे पहले दोस्तों, ब्रिटेन की महारानी से पहले ये जो राज था भारत का, वो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में था। यह शासन 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति तक लगातार जारी रहा था। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर सेकंड, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? गलत कथन पूछ रहा। देखिए, इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली एवं इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। या फिर इस अधिनियम द्वारा बंगाल में पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया। इसके अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। या फिर ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले विकल्प को समझते हैं। पहले तो देखिए, इसको द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। यह बात बिल्कुल सत्य है दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी द्वारा जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य किए जाते थे उन्हें मान्यता मिली थी, और इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई थी। पॉइंट नंबर दूसरा देखते हैं, इस अधिनियम द्वारा बंगाल में पहले गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को नियुक्त किया गया। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं। इसके अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। ये पॉइंट भी आपका सही है। आगे देखते हैं, इसमें ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया। यही बात आपकी गलत है। देखिए, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी की गवर्नर बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित हो गया था। ओके दोस्तों, और इसे भारत में
इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया था। ओके दोस्तों, जो भारत के जितने ही मामले थे, सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना इसके जरिए आवश्यक कर दिया गया था। यानी कि यहाँ पर आपका चौथा बिंदु बिल्कुल गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पहले इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी और देखिए दोस्तों। रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मद्रास, मुंबई के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। देखिए, इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया था। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, समय भी बिल्कुल एक्यूरेट है कि 1781 में लाया गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में अस्तित्व में आया। इसके जरिए कंपनी ने राजनीतिक और वाणिज्यिक यानी कि कॉमर्शियल कार्यों को अलग अलग कर दिया था। यानी राजनीतिक कार्य अलग रहेंगे और कॉमर्शियल यानी कि व्यापारिक कार्य अलग रहेंगे। कब किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784 में ये कार्य किया गया था। अब देखिए, इसके द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। देखिए दोस्तों, इसके द्वारा द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ भी किया गया था। अब देखिए, द्वैध शासन क्या था? देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की नियुक्ति दे दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से एक निकाय का गठन किया गया। किसके लिए किया गया दोस्तों? देखिए, व्यापारिक मामलों के लिए अधीक्षण की नियुक्ति कर दी गई और राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से एक निकाय का गठन किया गया। तो दो द्वैध शासन की व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था इस तरीके से, यानी व्यापारिक मामलों के लिए अलग और राजनीतिक मामलों के लिए अलग। ओके दोस्तों, देखते हैं अगला पॉइंट। इसके द्वारा भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उससे पहले दोस्तों यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था। दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस पर भी पूर्ण अधिकार हो गया ब्रिटिश सरकार का। अब देखते हैं उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर आपके सारे ही कथन सत्य है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर चौथा। 1833 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, इसके जरिए बंगाल के जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इसके जरिए पहली बार ऐसी सरकार का निर्माण किया जिसका ब्रिटिश कब्जे वाले संपूर्ण भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण था। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अब देखिए, इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया था। क्या कहा गया था? एक्ट या अधिनियम कहा गया था। ओके दोस्तों, ये बात भी आपकी सही है। पॉइंट नंबर तीसरा देखते हैं। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के, यानी कि आज भी हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सेवकों की शुरुआत वहीं से हुई थी। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए प्रतियोगिता को बंद कर दिया। ये पॉइंट आपका गलत है। यहाँ पर देखिए, चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया था। ओके दोस्तों, प्रतियोगिता को बंद नहीं किया था, जबकि खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया। इसमें कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि ये बात अलग है दोस्तों कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। प्रारंभ किया गया था पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका विरोध किया तो इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया था। ओके दोस्तों, प्रश्न पॉइंट नंबर चौथा देखते हैं। इसके तहत कंपनी के अधिकार वाले क्षेत्र ब्रिटिश राजशाही और उसके उत्तराधिकारियों के विश्वास के तहत ही कब्जे में रह गए। ये पॉइंट भी आपका पूरे तरीके से सही है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, प्रश्न नंबर 5वां। 1853 के चार्टर अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसने सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का शुभारंभ किया। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। 1853 के चार्टर अधिनियम में इसका शुभारंभ हुआ था। इसके लिए 1854 में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति नियुक्त की गई। किसके लिए मैकाले समिति नियुक्त की गई थी? आप लिख सकते हैं अपने नोट्स में। भारतीय सिविल सेवा के लिए कब की गई थी? 1854 में।
पॉइंट नंबर दूसरा देखते हैं। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रित विधानसभा में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया था। ओके दोस्तों, ये बात भी सही है। अगला देखते हैं, इसने कंपनी के शासन को विस्तारित यानी कि विस्तार कर दिया कंपनी के शासन का, और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। ओके दोस्तों, और सारे भारतीय राजाओं से कहा गया था कि आप अंग्रेज ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत ही अपने अपने राज्य को चलाने के लिए स्वतंत्र हैं। ओके दोस्तों, एक चीज बता देते हैं दोस्तों, इस कंपनी ने शासन को विस्तारित कर दिया और भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया। देखिए दोस्तों, यहां पर एक चीज सुन लीजिए पहले आप। देखिए, इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषदों में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाना था। ये प्रावधान इनके द्वारा किया गया था 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा। ओके दोस्तों, एक बात और जान लीजिए कि यह चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में एक अंतिम अधिनियम था। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर आपके सारे ही कथन सत्य हैं इस प्रश्न के। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, 1858 के शासन अधिनियम के संबंध में गलत कथन को पहचाने। तो देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद भारत के शासन को बेहतर बनाने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया जाने लगा। नए पद भारत के राज्य सचिव को सृजित किया गया। अब देखिए, इसमें से गलत पॉइंट मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए, गलत पॉइंट आपका देखिए, पहला देखिए, 1857 के विद्रोह के बाद भारत के शासन को बेहतर बनाने के लिए इस अधिनियम को लाया गया, ये बात सही है। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर यहाँ पर वायसराय कर दिया गया, ये बात भी सही है। कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को शामिल किया जाने लगा, ये बात गलत है दोस्तों, क्योंकि ये जो था 1853 के चार्टर अधिनियम में ही भारतीयों को शामिल किया जाने लगा था। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा किया जाने लगा। तो दोस्तों, भारतीयों को तो पहले से ही शामिल किया जाने लगा सकता 1853 के अधिनियम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? तो दोस्तों, यहाँ पर 1858 के जो अधिनियम है उसमें ये बात सही कहाँ से हो सकती है, आप समझ गए होंगे उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के बारे में दिए गए कथनों पर विचार करें। देखिए, इसके द्वारा मद्रास तथा मुंबई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई। ओके दोस्तों, इसके तहत भारत सचिव की परिषद का गठन किया गया। उसके बाद देखिए, बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में क्रम से 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। अब देखिए, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव करें। तो देखिए, कथन पहला व दूसरा, कथन दूसरा व तीसरा, कथन पहला व तीसरा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका कथन पहला और कथन तीसरा सही है, जबकि आपका कथन दूसरा गलत है। क्योंकि दोस्तों, भारत सचिव की परिषद का गठन 1858 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? भारत सचिव की परिषद का गठन 1858 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1858 में, ना कि 1861 में। इसलिए ये पॉइंट गलत है, और या आपका ये वाला पहला और तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, 1892 के अधिनियम के संबंध में गलत कथन को पहचानें। देखिए, इसने विधान परिषदों के कार्य में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत कर दिया था। ये बिल्कुल फैक्ट की बात है और सही है। देखिए, केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों दोनों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक समिति और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया गया। हालांकि चुनाव शब्द का अधिनियम में प्रयोग नहीं हुआ था, इसे निर्वाचन की प्रक्रिया कहा गया। तो दोस्तों, आपका जो गलत कथन है, देखिए दिए गए विकल्पों से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला दूसरा सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, उपरोक्त सभी सही है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका पहला दूसरा
विकल्प सही है, जबकि जो गलत है वो आपका तीसरा। आप देखिए क्यों गलत है। ये देखिए गलत किस लिए है। इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया है, ना कि निर्वाचन की प्रक्रिया। दोबारा सुन लीजिए, इसे निश्चित निकायों की सिफारिश पर की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया है। ओके दोस्तों, निर्वाचन की प्रक्रिया नहीं कहा गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 9वां, मार्लिमेंटो सुधार के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? 1919 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम। तो आप लोगों को बता देते हैं दोस्तों, मार्लिमेंटो सुधार के नाम से जो अधिनियम जाना जाता है वो आपका 1909 का अधिनियम है। कौन सा अधिनियम है? 1909 का। आगे देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 10वां, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, इसे 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया। भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करने के लिए इसे घोषित किया गया था। यह बात बिल्कुल सही है। आगे देखिए दोस्तों, इस अधिनियम के द्वारा राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई। द्विसदनीय व्यवस्था इसके द्वारा राज्य में प्रारंभ की गई थी। ओके दोस्तों, आगे बता देते हैं आपको कि इस अधिनियम द्वारा राज्य में द्वैध शासन की स्थापना की गई। ये बात भी सही है। कहाँ पर स्थापना की गई थी? राज्य में। राज्य में नहीं दोस्तों, ये पॉइंट आपका गलत है। इस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ओके दोस्तों, इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अंततः 16 से 26 में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। देखिए, मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहाँ पर आपका तीसरा बिंदु गलत है, क्योंकि राज्य में नहीं बल्कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका यहाँ पर तीसरा कथन गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 11वां, साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की? 1927, 1930, 1932, 1940। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि साइमन आयोग जो था, इन्हें रिपोर्ट पेश करने के लिए भारत के संविधान के लिए भेजा गया था और इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1930 में पेश की थी। अब देखिए थोड़ी सी जानकारी सुन लीजिए। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में, यानी निर्धारित समय से 2 वर्ष पहले ही, नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन, क्या नाम था? जॉन साइमन, क्या नाम था? सर जॉन साइमन। पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय, कितने सदस्यीय थी दोस्तों? 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की घोषणा की थी और आयोग के सारे सदस्य ब्रिटिश थे दोस्तों, जिसका भारत में विरोध किया गया था कि संविधान भारत का बन रहा है और उसे भारत का ही एक भी सदस्य नहीं है। इसका भारत में काफी विरोध किया गया था साइमन कमीशन का दोस्तों। तो आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। भारत शासन अधिनियम, क्या भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं किया गया था? देखिए, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना एवं राज्य और रियासतों को एक इकाई की तरह मानना, केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियों यानी संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। अवशिष्ट शक्तियों को रियासतों को दे दिया गया। तो देखिए दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935 में अवशिष्ट शक्तियों को रियासतों को नहीं दिया गया था, जबकि देखिए अवशिष्ट शक्तियों को वायसरायों को दे दिया गया था। भारत संघ को राज्य और रियासतों में बांटा गया दोस्तों, और संघीय सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में उस समय 54 विषय थे, संवर्धित सूची दोनों के लिए 36 विषय रखे गए थे। ओके दोस्तों, यह रियासतों की जो अपशिष्ट शक्तियां थी उसे वायसरायों के बीच में बांटा गया था, वायसराय को दे दी गई थी वो शक्तियां। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी इसे जाना जाता है। मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं इसको।
तो देखिए के नाम से किस अधिनियम को जाना जाता है? अधिनियम 1919, अधिनियम 1906, अधिनियम 1935, अधिनियम 1992। तो आप लोगों को बता देते हैं, भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेक चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 14, गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में दोबारा प्रश्न पढ़ते हैं, गांधी जी ने पूना के यरवदा जेल में अनशन किसके विरोध में शुरू किया था? साइमन अवार्ड के विरोध में, सांप्रदायिक अवार्ड के विरोध में, दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था के विरोध में, या निम्नलिखित में से कोई नहीं? तो दोस्तों यहाँ पर आपके दोनों ही पॉइंट सही हैं, सांप्रदायिक अवार्ड और दलितों के लिए निर्वाचन व्यवस्था के विरोध में, अलग से निर्वाचन व्यवस्था के विरोध में। देखिए ढंग से सुन लीजिए, हुआ क्या था, पूरी घटना आप लोगों को सुना देते हैं। देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे, क्या नाम था? रैमजे मैकडोनाल्ड ने, अगस्त का महीना था, समय था 1932 का, अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व पर एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना गया। अवार्ड में न सिर्फ मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, यूरोपियनों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, और बल्कि इसे दलित के लिए विस्तारित कर दिया गया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी जी बहुत व्यथित हुए और उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। ओके दोस्तों, और लास्ट में क्या हुआ, कांग्रेस नेता और दलित नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। किस समझौते के नाम से जाना जाता है? पूना समझौते के नाम से। इसमें दोस्तों संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए स्थान भी आरक्षित कर दिए गए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 20 जनवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ओके दोस्तों, इसके तहत ही वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना पेश की थी। और देखिए ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को इसे स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया, और इसने शाही उपाधि भारत का सम्राट शब्द भी समाप्त कर दिया था। ओके दोस्तों, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर आपके सारे कथन सत्य हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये लास्ट में बनने वाला अधिनियम था। ओके दोस्तों, इस प्रकार आपका जो पहला चैप्टर था, जिसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या अंग्रेजी में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कह सकते हैं, ये आज हमने 15 क्वेश्चनों के साथ आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया है। और देखिए इंडियन पॉलिटी काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु है आपका यूपीएससी प्री के एग्जाम में, और इसके वैकल्पिक टाइप प्रश्न दिए हैं, उसका आप लोग नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। और एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी तो वैसे ही काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और दोस्तों ये फैक्ट की बात है कि एम लक्ष्मीकांत की पॉलिटी में से 70 से 80% प्रश्न हमेशा यूपीएससी में इसी बुक में से पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़िए दोस्तों, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, और लाइक करें, और कोई कमी हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। कल फिर मिलते हैं दोस्तों अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।